गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब कुछ अच्छा है, पढ़ाई अच्छी चल रही है ना? क्योंकि देखो एग्ज़ाम्स बहुत ज़्यादा दिन रह नहीं गए हैं और हम लोग पढ़ाई कर ही रहे हैं। तो चलिए भई शुरू करते हैं हम लोग। पिछली क्लास में हम लोगों ने रेक्टेंगल सीखा था, रेक्टेंगल कंप्लीट कराया था। आज हम लोग उसके आगे की बात करने वाले हैं कि कैसे चीज़ों को आगे रिलेट करते हुए बढ़ेंगे और है ना? कैसे यूज़ करेंगे चीज़ों का। जैसे हम लोगों ने पूरा ट्रायंगल जब पढ़ा है, तो ट्रायंगल का यूज़ कैसे-कैसे होता है क्वाड में, है ना? तो आज क्वाड का एक और आगे का स्टेप हम लोग ले रहे हैं, ठीक है? आज हम लोग करने वाले हैं स्क्वायर, क्या करने वाले हैं? स्क्वायर, वर्ग। नोट करिए भाई, हेडिंग लगाइए फटाफट, ठीक है? चलिए हेडिंग लगा लीजिए जल्दी से। स्क्वायर, वर्ग। देखो अगर आपने रेक्टेंगल अच्छे से पढ़ लिया है, ठीक है? तो फिर स्क्वायर में ज़्यादा दिक्कत होने वाली है नहीं। इस बात को आप बिल्कुल दिमाग में सेट कर लीजिए। ठीक है? बहुत आसान सा है। ए, बी, सी और डी। क्योंकि बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हम बताएँगे जो हमने पहले में प्रूव किया है, दोबारा से प्रूव नहीं करेंगे। ठीक है भई? बात समझ में आ रही है? बोला करो। जो चीज़ हम पहले प्रूव कर चुके हैं जिस तरह की प्रॉपर्टी वो दोबारा से प्रूव नहीं करेंगे, डायरेक्ट रिज़ल्ट लिखेंगे और समझ में आ जाएगा कि हाँ, क्यों है। ठीक है? पहले भी कुछ बेसिक बातें जानते हैं भई। बेसिक बातों में सबसे पहला पॉइंट आपको पता है कि स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होती हैं। स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होती हैं। अगर चारों साइड्स इक्वल हैं, तो लिख देते हैं AB बराबर BC बराबर CA बराबर CD बराबर DA और ये चारों साइड्स को हमने माना है। इसके साथ-साथ आपको पता है कि चारों एंगल्स भी इक्वल होते हैं। एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी और बराबर एंगल डी और चारों एंगल्स होते हैं कितने डिग्री के 90 डिग्री के कितने डिग्री के होते हैं भैया 90 डिग्री। वो बिल्कुल बेसिक बेसिक सी बातें हैं। ठीक अब उसके बाद तीसरी अगर बात करें तीसरी बात क्या है भैया बात ये है कि अगर यहाँ से आप डायगोनल्स मिला दें तो ये वाला डायगोनल और यहाँ से ये डायगोनल मिला दें ठीक है तो आपको पता है कि दोनों डायगोनल्स बराबर होने वाले हैं ठीक है अगर मैं इसको D1 कह दूं एक सेकंड रुकिएगा। अगर मैं इसको D1 कह दूँ और इसको D2 कह दूँ, ठीक है? इसको कह दूँ D1 और इसको कह दूँ D2 तो दोनों आपस में बराबर होंगे, D1 बराबर होगा D ठीक है? और दोनों को बराबर मैं D मान क्लियर है मेरी बात? अब कोई बच्चा ये मत पूछे कि ये D1 बराबर D2 कैसे है, दोनों विकर्ण कैसे हैं? अब ये ना कहना कि देखने में लग रहा है। अरे भाई सिंपल सी बात है ये 90 डिग्री है, आप बताओ। पाइथागोरस से क्या D1 नहीं निकल आएगा? D1 स्क्वायर बराबर कितना आएगा बताओ भाई? ये बार-बार देखो बताना ना पड़े हमें, D1 स्क्वायर क्या होगा? तो आप कहोगे A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इसकी वैल्यू आ गई 2A। ऐसे अगर मैं D2 का निकालूँ तो ये 90 डिग्री बना हुआ है, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो आप देखोगे D2 स्क्वायर की वैल्यू भी कितनी आ रही है? 2A स्क्वायर। अब ये दोनों बराबर हैं तो D1 और D2 भी बराबर। और याद करो मैंने आपको एक बात बोली थी क्वाड में कि यहाँ से अगर ये वाली साइड एडजेसेंट साइड्स अगर बराबर हैं, हाँ या ना? जल्दी बताओ। अगर ये बराबर है, ये 90 है। अब हमको बताओ, क्या ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर नहीं होगा? आप कहोगे यस बराबर होगा। अगर ये एंगल बराबर है और ये 90 लेके बैठा है तो फिर क्या ये एंगल 45 डिग्री और ये एंगल भी 45 डिग्री का होगा? तो फिर ऑब्वियस सी बात है ये वाली लाइन जो है, ये वाली जो लाइन है, ये एंगल बाइसेक्टर है। अरे हाँ या ना? ये लाइन अपने आप में क्या है? एंगल बाइसेक्टर है। अब थोड़ा-सा याद आ रहा होगा कि अगर ये वाला डायगोनल एंगल बाइसेक्टर है, तो भैया ये वाला डायगोनल भी एंगल बाइसेक्टर होगा। अब ये कैसे हुआ? तो भैया ये 90 है, ये दोनों साइड बराबर है, तो ये एंगल 45 और ये एंगल भी 45 डिग्री का। तो दोनों ही आपने देखे कि दोनों ही हमारे क्या हैं डायगोनल्स एंगल बाइसेक्टर हैं। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो कि जो डायगोनल्स हैं हमारे, डायगोनल्स जो हैं, वो क्या होते हैं? एंगल बाइसेक्टर होते हैं।
और अब लाइन एंड एंगल की एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ी कि अगर हमारे डायगोनल्स एंगल बाइसेक्टर हैं, तो फिर दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पर क्या करेंगे? इंटरसेक्ट करेंगे। 90 डिग्री पर क्या करेंगे? इंटरसेक्ट करेंगे। बोलो बात क्लियर है कि नहीं? अब ये बात समझ में वैसे भी आ जानी चाहिए, ये 45 है, 45 से त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। अब कह रहे हो कौन सा त्रिभुज? तो भैया ये वाला। 45, 45 तो ये एंगल कितना? 90। इसका मतलब आप लिख सकते हो, जो D1 है वो D2 पर परपेंडिकुलर है। मतलब D1 और D2 पर परपेंडिकुलर है, या आप बोल सकते हो कि दोनों डायगोनल्स एक दूसरे पर क्या होते हैं भैया? परपेंडिकुलर होते हैं। क्यों होते हैं? इसका रीज़न समझो। एडजेसेंट साइड्स अगर बराबर है तो ये लाइन का एंगल बराबर हो जाएँगे। 90 था, 45, 45 एंगल बाइसेक्टर, और एंगल बाइसेक्टर अगर है, तो आपको मैंने लाइन एंड एंगल की प्रॉपर्टी में पढ़ाया था कि इंटीरियर एंगल्स, जैसे ये अल्फा है और ये बीटा, तो इन दोनों का सम होता है अल्फा प्लस बीटा, 180। अगर इन्हीं के एंगल बाइसेक्टर खींच द, इसका एंगल बाइसेक्टर, तो एंगल बाइसेक्टर जहाँ पर मिलते हैं, थीटा जो होगा वो होता है 90 डिग्री। वो कितना होता है? 90 डिग्री। तो 2 पैरेलल लाइन्स के बीच, ध्यान से सुनो, 2 पैरेलल लाइन्स के बीच इंटरनल एंगल्स के एंगल बाइसेक्टर कितने डिग्री पर मिलते हैं? 90 डिग्री पर। अब आपको पता है ये 2 लाइनें पैरेलल हैं। ये 2 पैरेलल लाइन है और इंटीरियर एंगल्स के एंगल बाइसेक्टर जहाँ पर मिलेंगे वो 90 डिग्री होता है। इस प्रॉपर्टी से भी आप याद रख सकते हो। ये लाइन एंड एंगल की प्रॉपर्टी मैंने आपको पहले से ही पढ़ाई हुई है। ठीक है? अब अगर शुरू से चीज़ों को देख के चल रहे हो तो फिर ऐसा नहीं हो सकता कि आपको चीज़ें समझ में ना आए। ठीक है? ये बातें लिख लीजिए, फिर थोड़ी-सी आगे, मैं थोड़ा-सा किनारे हो जा रहा हूँ, आप इसको लिख लीजिए। चलिए भई, यहाँ तक क्लियर है बातें? आगे बढ़े थोड़ा-सा, नेक्स्ट। देखो हमने डायगोनल्स तो बराबर कर ही लिए बेटा, है ना? अब जब डायगोनल हमारे बराबर हो ही गए हैं तो उसके आगे की बात थोड़ी-सी कर लेते हैं, ठीक है? ए, ए, ए और ए। ये लाइन इसके पैरेलल और ये लाइन, चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं। ये रहा, नामकरण कर देते हैं, ए, बी, सी, डी। अब ज़रा ध्यान से बताइएगा, अभी हम लोगों ने कहा भाई कि जो हमारे डायगोनल्स होते हैं, वो क्या होते हैं? 90 डिग्री पर कट करते हैं। ये 90 तो ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90। अब अगर मैं इसको O कह दूँ, O पॉइंट, तो क्या ये चीज़, ध्यान से सुनना, क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि AO बराबर होगा OC के, बराबर होगा OB के और बराबर होगा OD के? OA। मतलब क्या ये चारों लेंथ बराबर होंगी? क्या मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो हमारे डायगोनल्स हैं, क्या वो एक-दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं? और दोनों डायगोनल बराबर होने की वजह से चारों जो पार्ट होंगे वो बराबर होंगे क्या? देखो ये चीज़ तो आपको पहले से ही मैं पिछली क्लास में ही बता चुका हूँ। अब अगर ध्यान से आप समझो, तो आप बताओ ये 45 था, आप कहोगे यस ये 45 और ये 90 है। तो ये भी 45 है, ये भी 45 है और ये 90 है। ये भी 45 है, ये 90 है, ये 45 है। इन दोनों की अगर बात करें तो ए 45, 45, 90। सिमिलर के साथ-साथ जब साइड बराबर हो जाती है तो कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर कॉन्ग्रुएंट है तो अगर इस 45 के सामने इतनी लेंथ है तो इस 45 के सामने ये लेंथ उतनी ही होगी। तो जितनी लेंथ ये होगी उतनी ये होगी, जितनी ये होगी उतनी ही ये होगी। हाँ या ना? इसका मतलब ये हुआ कि ये सब डायगोनल्स जो हैं, आप लिख सकते हो कि जो डायगोनल्स हैं, वो एक-दूसरे को क्या करते हैं? बाइसेक्ट भी करते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब है 2 बराबर हिस्सों में बाँटते हैं। ये बिल्कुल बेसिक सी बात है, ये आपको आनी चाहिए। ठीक है भाई, चलें थोड़ा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इसी क्वाड की ही एरिया की। किसकी बात करते हैं भैया? एरिया, एरिया की। साइड का नाम ए और ए। बिल्कुल बेसिक सी बातें हैं, ये आपको पता है, ये स्क्वायर है। स्क्वायर का अगर पेरीमीटर कहें, परिमाप की बात करें भैया, पेरीमीटर,
परिमाप, तो परिमाप आप जानते हैं सम ऑफ ऑल साइड्स होता है। परिमाप क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स। जब आप सम ऑफ ऑल साइड्स करते हैं इसका मतलब बात कर रहे हैं फोरे की, ये सबको पता है। एरिया की बात करें, एरिया, एरिया का मतलब होता है बेटा क्षेत्रफल। क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल आप 2 तरह से लिखते हैं। पहला क्षेत्रफल तो होता है साइड का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर, और दूसरा होता है हाफ डी स्क्वायर। क्या होता है? हाफ डी स्क्वायर, हाफ डी स्क्वायर। ये अगर ये डी है, ठीक है, और ये भी क्या है? डी है, तो फिर हाफ डी स्क्वायर ये लगा सकते हैं आप, ठीक है। क्योंकि एंगल यहाँ 90 डिग्री होता है, होता तो एक्चुअल में यही है कि जैसे ये पार्ट आप लिखोगे तो ये होता है हाफ डी इंटू डी और उनके बीच का साइन थीटा, और साइन थीटा कितना है? 90। साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाती है तो हो जाता है हाफ डी स्क्वायर। क्या हो जाता है? हाफ। इफ डी इज गिवन, अगर डी दिया गया है तो, इफ डी इज गिवन, डी का मतलब डायगोनल दिया गया है। अगर डायगोनल दिया है तो सिंपली हाफ डी स्क्वायर कर देंगे, मतलब जो डी दिया है उसका स्क्वायर करिए और उसका हाफ कर दीजिए। बिल्कुल बेसिक सी बात है, ये बच्चों को पता होनी चाहिए। ठीक है, अब एक चीज और बताते हैं यहाँ पर थोड़ा सा, कि जब 4 डायगोनल्स बनते हैं तो ये हिस्सा 1/4, ये हिस्सा 1/4, ये हिस्सा 1/4 और ये हिस्सा भी 1/4 यूनिट में बढ़ जाता है। कितने यूनिट बढ़ जाता है? 1/4, 1/4, 1/4 यूनिट में बट जाता है। कोई ऐसा बच्चा है जिसको लग रहा है कि ये बात नहीं है? नोट करिए जल्दी से, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला कॉन्सेप्ट। अब इन सब चीज़ों में देखो ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, चीज़ें आपको पता है, आराम से कर पाओगे, ठीक है? ए, ए, ए और अगर किसी भी साइड को बेस लेकर एक मैक्सिमम साइज़ का ट्रायंगल बनाया जाए, मैक्सिमम साइज़ का क्या बना दिया जाए? ट्रायंगल बना दिया जाए। जैसे मान लो एक और हमने बनाया, ज़रूरी नहीं कि हर बार आप इसी साइड को लीजिए, ए और ए। हो सकता है आप इधर से बना दीजिए, तो ये वाला जो एरिया बनेगा, ठीक है? नाम दे देते हैं, नाम ए, बी, सी, डी और इसको दे देते हैं ई। तो ट्रायंगल एबीई का एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीई जो होता है वो हाफ होता है किसका? क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी का जो एरिया होता है। ठीक है भाई, उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। हाफ ऑफ एरिया क्वाड्रिलेटरल, अगर दोनों को मिला दिया जाए तो पूरा एरिया कंप्लीट हो जाएगा। ये चीज़ मैं ट्राई उसमें हमने रेक्टेंगल में भी जाना था। ठीक है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला प्रॉपर्टी नोट कर लीजिए। ये सब छोटी-छोटी चीज़ें हैं, बेसिक सी बातें हैं भैया, इसके लिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। ठीक है? साइड ए और एक पी पॉइंट पर कॉन्सेप्ट कराया था, अगर पी पॉइंट बना दें, ए, बी, सी और डी, याद है? कि भूल गए? 4 हिस्से, ठीक है? ये रहा। इसको कह दें A1, इसको कह दें A2, इसको कह दें A3 और इसको कह दें A4। पी पॉइंट बाहर हो सकता है, पी पॉइंट बाहर हो सकता है, ए, बी, सी और डी। सी ए, सी बी, सी सी और सी डी। ये वाला हिस्सा A1, ये वाला हिस्सा A2, ये वाला A3 और ऊपर वाला हिस्सा, ठीक। इन दोनों केसेस के लिए आपको तैयार होंगे आप, याद होगा, नहीं याद है
फिर इसका मतलब है आपने पुराना पढ़ा नहीं है। A1 प्लस A3 बराबर होता है A2 प्लस A4। पहला रिजल्ट दोनों के लिए है बेटा ये, ठीक है? और दूसरा रिजल्ट अगर मैं लिखना चाहूँ तो आपको पता है कि PA स्क्वायर प्लस PA स्क्वायर और प्लस PC स्क्वायर बराबर होगा PB स्क्वायर के और प्लस PD स्क्वायर, ठीक है? ये दोनों रिजल्ट इसके लिए भी है और इनके लिए भी, ठीक है? नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई आगे बढ़ें। तो लिख लिया होगा, बहुत आसान सी चीज़ है, बिल्कुल भी टफ नहीं है, आराम से कर पाओगे। चलिए आगे बढ़ें, याद करो इसको हम लोगों ने कुछ नाम दिया था, है ना? नेक्स्ट आगे रिजल्ट की तरफ बढ़ते हैं। देखो स्क्वायर में क्या है, बहुत आसान सी चीज़ें हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको लगे कि बहुत ज़्यादा टफ है या ऐसा कुछ। आइए, ए, बी, सी और डी। अब आते हैं मिड पॉइंट्स को लेके। स्क्वायर ए और मिड पॉइंट्स को मिला रहे हैं, ठीक है? मिड पॉइंट्स के नाम दे देते हैं पी, क्यू, आर और एस। मिड पॉइंट्स को मिला देते हैं। जैसे आप मिड पॉइंट्स को बनाएँगे, तो यहाँ पर क्या-क्या चीज़ें होने वाली है, ध्यान से सुनिएगा। मैं बिल्कुल बेसिक चीज़ें लिख रहा हूँ कि ए, बी, सी, डी अपने आप में क्या है, एक स्क्वायर वर्ड बना रखा है मैंने। उसके बाद पी, क्यू, आर, एस ये क्या है? तो ये है मिड पॉइंट्स, ठीक है? मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स, साइड्स के मिड पॉइंट्स हैं। फिर यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, क्वाड्रिलेटरल का नाम आपको पता है। क्वाड्रिलेटरल का नाम है पी, क्यू, आर, एस। मेरा क्वेश्चन है कि ये कौन-सा क्वाड है? ये हम हर एक में पूछते हैं और बच्चों से जानने की कोशिश करते हैं। पहला ऑप्शन मान लेते हैं स्क्वायर है हमारा, दूसरा ऑप्शन मान लेते हैं रेक्टेंगल है, तीसरा ऑप्शन पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम और चौथा ऑप्शन ले लेते हैं, चौथा ऑप्शन ले लेते हैं रोम्बस। क्या ले लेते हैं? रोम्बस। पिछली क्लास में भी इस पर हमने लोगों ने डिस्कशन किया था। अब बात आती है कि रोम्बस और स्क्वायर में ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। जल्दी बताओ फटाफट ऑल साइड्स। और जबकि इन दोनों में क्या होता है? अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। अपोजिट अपोजिट साइड इक्वल होती है। अरे हाँ या ना? फिर अगर मैं ये निकाल लूँ कि ऑल साइड्स इक्वल हैं, तो फिर आंसर या तो स्क्वायर होगा या रोम्बस होगा। बोलो जल्दी से, है कि नहीं? और अगर रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम की बात करें बेटा, तो इसमें अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया है ना? तो पिछली क्लास ज़रूर देखें, जिन बच्चों ने नहीं देखा भाई, सभी चीज़ें समझ में आएँगी। अब आते हैं निकलेगा क्या? अब आपको पता है कि मिड पॉइंट्स हैं, तो फिर सिंपल काम करते हैं, मिड पॉइंट थ्योरम लगा देते हैं। अब आप ये ट्रायंगल पे फ़ोकस अगर करेंगे, इस ट्रायंगल पे, तो मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन जो होती है, अगर ये डी है, तो फिर ये वाली लेंथ कितनी होगी? D/2 आधी हो जाएगी। सेम चीज़ इस साइड वाले ट्रायंगल की भी बात करें अगर हम, तो इस ट्रायंगल में भी मिड पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन है, वो तीसरी लाइन के पैरेलल और उसकी आधी होगी, तो ये लाइन भी D/2 होगी। सामने की साइड्स तो भी बराबर हो गई, एडजेसेंट साइड और चेक कर लेते हैं। अगर मैं इस डायगोनल को मिला दूँ यहाँ, तो अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, अगर ये डायगोनल D है, तो ये डायगोनल भी D होगा। अब इस ट्रायंगल पे फ़ोकस करो। इस ट्रायंगल में मिड पॉइंट और मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन इसके पैरेलल होगी और इसकी आधी होगी, तो ये लेंथ भी D/2 आ गई। सेम ट्रायंगल इस साइड बनेगा। अरे हाँ या ना? मिड पॉइंट और मिड पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन होगी, वो तीसरी इस लाइन के पैरेलल होगी और इसकी आधी होगी, तो ये लाइन भी कितनी आ गई? D/2। क्या पता चला कि चारों साइड्स इक्वल आ रही हैं। अगर चारों साइड्स इक्वल है, तो आंसर अब रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम तो नहीं होगा। बोलो बेटा, रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम तो नहीं होने वाला, तो फिर क्या होगा?
अब इन दोनों में डिसाइड ये करना पड़ेगा कि अगर प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का है तो फिर स्क्वायर होगा और रोम्बस का प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का होता नहीं है। तो अब हमें एंगल पता करना है। अब एंगल कैसे पता चलेगा? अब ये लाइन और ये लाइन पैरेलल और यहाँ 90 बनता है, अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी, कैसे? दोनों डायगोनल। अब ये पैरेलल लाइन्स के बीच में है तो ये 90 है तो ये एंगल 90 होगा और ये 90 है तो ये एंगल 90 होगा। अगर एक एंगल 90 है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है तो ये भी 90 हो गया, ये भी 90 और ये भी 90। इसका मतलब स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक स्क्वायर के मिड पॉइंट्स को मिलाया जाए, तो फिर जो बनेगा अंदर वो भी एक अपने आप में क्या होगा? स्क्वायर ही होगा। क्या होगा? स्क्वायर होगा। उम्मीद है ये बात छोटी-सी है लेकिन समझ में आ गई। कभी-कभी यही से क्वेश्चन्स बनते हैं। क्या बनते हैं? कि अगर मिड पॉइंट्स को मिला के बनाया जाए तो क्या बनता है? याद होगा मैंने रेक्टेंगल में मिलवाया था आपसे। तो रेक्टेंगल में बना था रोम्बस। क्या बना था? रोम्बस। और रोम्बस, है ना? और स्क्वायर में बन रहा है स्क्वायर। तो बड़ा यहाँ से कभी-कभी एक कॉन्सेप्ट आता है जहाँ पर चेंज होता है चीज़ें, तो पूछा जाता है। ठीक है? क्या ये हो पाएगा? अब देखो एंगल बाइसेक्टर से तो कुछ नहीं बनेगा, जबकि हम लोगों ने रेक्टेंगल में एंगल बाइसेक्टर से बनाया था, वहाँ पर बन गया था। बट यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर से कुछ नहीं बनेगा। क्लियर है? चलें थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा-सा। जैसे मान लो हमारे पास एक स्क्वायर, स्क्वायर का नाम दे देते हैं ए, बी, सी और ए, ए, ए और मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, मिड पॉइंट ले रहा हूँ। मिड पॉइंट का मतलब ये लेंथ इसके बराबर मतलब a/2 और ये लेंथ भी a/2 ये लेंथ भी a/2 ठीक है? और यहाँ से मैं मिला दे रहा हूँ a ये मिड पॉइंट है a/2 और ये भी a/2 ठीक है? और इस वाले को मिला दे रहा हूँ यहाँ। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ हिस्से बनते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर मैं इस डायगोनल को मिला दूँ और ये इसको m और n में मिल रहा है, तो मिल रहा है m और n में। तो ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ तीनों आपस में बराबर होती है। कौन-कौन सी लेंथ? dm बराबर होता है mn के और mn बराबर होता है nb। dm बराबर होता है mn के और mn बराबर होता है nb। मतलब आप ये कह सकते हैं कि डायगोनल जो है, वो 3 बराबर हिस्सों में बँट जाता है। मतलब अगर मैं तीनों की लेंथ को अगर लिखना चाहूँ, तो मैं लिख सकता हूँ कि ये लेंथ होगी d/3 ये लेंथ भी d/3 और ये लेंथ भी d/। पूरी लेंथ अगर डायगोनल है, तो फिर ये लेंथ और ये लेंथ तीनों आपस में बराबर होती है। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ जानने की कोशिश करेंगे कि भैया कैसे? ये कैसे आपने कहा? देखो चीज़ों को समझना होगा और सिमिलैरिटी यूज़ करनी होगी। मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, अगर समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं आए तो ज़्यादा टेंशन ना लीजिए। ठीक है? मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से देता हूँ इसको मिला। जैसे मैं इसको मिलाऊँगा, तो मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन है, तो ये इस लाइन के पैरेलल होगी। अरे हाँ, है ना? बराबर होगी। अगर ये पूरी लेंथ ए है, तो ये भी ए होगी। अब इसने यहाँ पर कट किया और ध्यान से सुनना, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ। अब इस चीज़ को ध्यान से देखो तो यहाँ एक ट्रायंगल बनता हुआ नज़र आ रहा है और 2 ट्रायंगल अल्टीमेटली। अब आपको पता है कि ये अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं। हाँ या ना? अब ये लाइन और ये लाइन पैरेलल पैरेलल लाइन्स में आपको पता है कि ये वाला एंगल अगर अल्फ़ा होगा तो ये एंगल भी अल्फ़ा होगा, अगर ये एंगल बीटा हुआ तो ये एंगल भी बीटा। ठीक, थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, मैं एक काम करता हूँ, मैं इधर थोड़ा-सा बना देता हूँ। ये वाला, ये लाइन कुछ इस तरह की, ठीक है? ये अपोजिट एंगल्स हैं, ये अल्फ़ा होगा, तो ये एंगल अल्फ़ा होगा, ठीक है? और ये अगर बीटा हुआ तो ये एंगल भी बीटा, ठीक है? और ये बराबर होते हैं, तो अब और ये लाइनें पैरेलल होने की वजह से, ठीक है? अब अगर ध्यान से देखो तो ये लाइन हमको पता है ए, ठीक है? ये लाइन हमको पता है ए और अगर आप एक चीज़ और ध्यान से ऑब्ज़र्व करें, एक चीज़ और ऑब्ज़र्व करें तो ये जो जहाँ पर ये कट कर रहा है, यहाँ से अगर मैं डायगोनल एक और खींचता तो ये मिड पॉइंट का मतलब ये लेंथ हमको पता है कि ये लेंथ a/2 ये a है और ये लेंथ कितनी है a/2 और ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं। क्यों सिमिलर हैं? क्योंकि ये 3 एंगल्स
आपको पता है सिमिलैरिटी मैंने आपको पढ़ाया था, ये 2 ट्रायंगल है और दोनों ट्रायंगल के तीनों एंगल्स अगर बराबर है, तो वो सिमिलर हो जाते हैं। अब सिमिलर उनका रेशियो है कि अगर ये ए है तो ये आधा है, अगर ये ए है तो ये आधा है, अगर ये लेंथ की बात करें, तो जितनी ये होगी अगर मान लो इसको 2 यूनिट कह रहे हैं तो उसकी ये 1 यूनिट, ठीक है भाई? तो जितनी ये लेंथ है ध्यान से समझते चलना, जितनी ये लेंथ है, जितनी भी ये लेंथ है, उसकी ये लेंथ ऐसे ही अगर मैं इस साइड के ट्रायंगल पे फ़ोकस करूँ, ध्यान से समझना थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। ऐसे ही ये लाइन अगर ये वाली लेंथ आपने कही कि ये वाली लेंथ a/2 है, a/2 है, तो ये पूरी लेंथ a है। सेम चीज़ है, सेम चीज़ अगर ये a/2 है तो ये लेंथ भी a/2 है और फिर से वही कुछ यहाँ पर बनता हुआ नज़र आ रहा है जैसा उधर। अरे हाँ या ना? अब आप बताओ। या फिर उसी तरह का है ये a/2 ये a है, तो फिर जितनी लेंथ ये होगी, उसकी ये आधी होगी। आधा ये है, जितनी ये है, इतनी ये है, तो ये जितनी है वो इतनी है और इसके ये बराबर। तो आपने देखा कि ये चीज़ें आसानी से आप कर सकते हो कि ये आधी होगी क्योंकि a/2 है, ये a है और सिमिलर होने की वजह से इनका और इस ट्रायंगल का रेशियो कितना है 1/2 का। अगर ये 2 है तो ये आधा है, आधा 1 ठीक है? तो ये वाला। अब इसका ये dy/3 अब बात ये भी आएगी, क्या ये 3 बराबर हिस्से हो रहे हैं? क्या ये 3 बराबर हिस्से हो रहे हैं? तो आप यहाँ से चीज़ों को एक तरीके से और समझ सकते हो कि जब आप यहाँ पर कट करोगे, एक डायगोनल मिलाओगे, तो ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ बराबर होगी और जितनी ये है उसकी ये आधी है, जितनी ये है उसकी ये आधी, आधी-आधी मिलके बराबर हो जाएगी। तो ये लेंथ और ये लेंथ आपस में बराबर। देखो थोड़ा-सा यहाँ पर सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट है। अगर चीज़ें याद आ रही है, समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। आपको सिंपली मैंने बात बताई कि dn जो है, dm जो बराबर है, ये इतनी लेंथ मतलब मैं इसको डार्क कर दे रहा हूँ कि ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ आपस में क्या होती है? बराबर होती है। ठीक है? देखो है क्या, जब चीज़ों को आप प्रूव करते हो कि कैसे बराबर है, तो फिर बहुत सारी चीज़ें आप पीछे की जो हम पढ़ चुके हैं, उनको यूज़ करना पड़ता है। और अगर आपने पीछे की चीज़ें नहीं पढ़ी हैं, तो थोड़ा-सा दिक्कत होगी यहाँ पर। चीज़ें हो सकता है तुम्हारे बाउंसर होने लगे, हो सकता है तुमको नींद भी आने लगेगी, ये क्या बता रहा है, कहाँ से क्या हो रहा है। ये सब पुरानी चीज़ें हैं जो हम लोग पढ़ चुके हैं। देखो ट्रायंगल अच्छे से पढ़ लो, मैं फिर से एक बात बताता हूँ, जाग जाओ भाई, ठीक है? तुम लोग एडवांस का पार्ट इसीलिए मिस करते हो तुमको टफ लगता है। अभी मैं तुमको ये डायरेक्ट ट्रिक बताने लगूँ तो तुमको अच्छा लगने लगेगा। लेकिन बात ये है कि बेटा डायरेक्ट ट्रिक डायरेक्ट क्वेश्चन्स में ही काम आएँगे। जब भी अच्छा क्वेश्चन बनेगा, जब भी कुछ घुमा-फिरा के पूछा गया तो फिर नहीं कर पाओगे ना बेटा, बातें समझो आप। भाई सीरियसनेस जब तक नहीं आएगी तब तक आप कैसे चीज़ों को कर पाओगे? आप सोचो कि मैं डायरेक्ट ट्रिक बता दूँ जिससे आप कर पाओ, तो उससे अगर उसी तरह का क्वेश्चन मिला तब तो ठीक है, अगर सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट आ गया तब तो पागल हो जाओगे, फिर तो कर ही नहीं पाओगे। तो सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई है, उसको अच्छे से पढ़ो, फिर चीज़ों को करो, तब तो चीज़ें समझ में आएँगी, अदरवाइज़ थोड़ा-सा मुश्किल रहेगा। जागो मैं फिर से कह रहा हूँ, टफ नहीं होता है, बस तब तुमको लगता है, कर पाएँगे? मैं फिर से अगर चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, तो सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट तो यहाँ समझाया है, अगर आ गया है तो ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं। मैं फिर कह रहा हूँ आप चीज़ें याद कर लो। आप बेसिक-बेसिक चीज़ें याद करो, जैसे शुरू से कर चलते हैं, क्या-क्या चीज़ें याद करनी है देखो। मैं फिर कह रहा हूँ, अब देखो मैं चाहता तो डायरेक्ट यही चीज़ें करा सकता था, लेकिन बात वही है ना, अब ये बेसिक चीज़ मैंने बताई, ठीक है? बेसिक के बाद फिर मैंने बताया क्या? अब देखो सिंपल बात बताई मैंने कि ओए, ओसी, ओबी, ओडी, ओए, ओबी, ओसी और ओडी आपस में बराबर होते हैं, ये मैंने बता दिया, बोलो, बताया कि नहीं बताया? सिंपल सी चीज़। अब डायरेक्ट केवल इतना ही याद कर सकते हो और कुछ मत याद करो। अब जब चारों डायगोनल हो गए तो चारों का एरिया 4 बराबर हिस्सों में बँट जाता है। अब ये लिखाने वाली बात है या समझाने वाली बात है, आप समझ लो। अब डायगोनल्स अगर दिए गए हैं तो फिर हाफ डी स्क्वायर होता है और अगर साइड दी है तो ए स्क्वायर एरिया होता है, पेरीमीटर 4 होता है, ये सब रटने वाली चीज़ें। फिर मैंने बताया कि किसी भी बेस को लेकर, चाहे इस वाले बेस को ले लो, चाहे इस बेस को ले लो। किसी भी बेस को लेके अगर एक मैक्सिमम साइज़ का ट्रायंगल बनाया जाए, ये मिड पॉइंट नहीं है। मैक्सिमम साइज़ का अगर ट्रायंगल बनाते हैं तो उस ट्रायंगल का जो एरिया होगा, वो क्वाड्रिलेटरल मतलब स्क्वायर के एरिया का आधा होता है। मतलब अगर लिखना चाहो तो हाफ ए स्क्वायर लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? हाफ ए स्क्वायर। और वैसे भी अगर ट्रायंगल का एरिया आप निकालने जाओगे तो आप बताओ बेस
और हाइट ये है। ये मैं बता चुका हूँ, तो बेस ए है और हाइट ए है, ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा? हाफ ए इंटू ए, हाफ ए स्क्वायर आ गया। पूरा एरिया ए स्क्वायर होता है, हाफ है इसका मतलब ट्रायंगल का एरिया आधा होता है। ये आप रट सकते हो, डायरेक्ट पॉइंट्स रट लो। फिर आपको मैंने यहाँ पी पॉइंट से बताया, पी अंदर हो सकता है, पी पॉइंट बाहर हो सकता है। अगर अंदर हुआ तो 4 हिस्सों में बँट जाएगा, अपोजिट एरिया का सम जो होता है वो बराबर होता है। अपोजिट साइड्स का एरिया A1 और A3 का योग A2 और A4 के योग के बराबर होता है। ये एरिया की बात होगी। अगर साइड्स ले लें तो OA का अपोजिट साइड्स का स्क्वायर्स का जो सम होता है वो बराबर होता है, चाहे इनसाइड हो और चाहे आउटसाइड हो। क्या इनसाइड? पी पॉइंट इनसाइड हो और चाहे आउटसाइड हो। अब रेक्टेंगल देखा होगा तो ये याद आ जाएगा। अगर आप पीछे की चीज़ें नहीं देख के आओगे और डायरेक्ट स्क्वायर देखने लगोगे तो थोड़ा मुश्किल होगा बेटा समझना। आप फिर चीज़ें रट पाओगे, आप समझ नहीं पाओगे कि कहा क्या जा रहा है और हम कर क्या रहे हैं। आप समझो ना बात को, ठीक है? चलो आगे आओ। यहाँ पर बातें क्या हुई? यहाँ पर बातें हुई कि मिड पॉइंट्स को हमने मिलाया, तो अब आप सिंपली याद कर सकते हो कि अगर स्क्वायर के मिड पॉइंट्स को मिलाया जाए तो स्क्वायर ही बनता है, सिंपल। आप इतना केवल रख सकते हो, ये सब फालतू की बकवास चाहो तो ना देखो। स्क्वायर के मिड पॉइंट्स को यहाँ लिख सकते हो, स्क्वायर के मिड पॉइंट्स को मिलाकर क्या बनता है? स्क्वायर ही बनता है, सिंपल। आप केवल इतनी बात रट सकते हो, लेकिन अगर किसी ने आपसे पूछ लिया या मान लो कैसे भी अगर कोई कह दे कि भैया कैसे आपको लग रहा है कि स्क्वायर ही बनेगा, तब फिर आप जवाब नहीं दे पाओगे, बात को समझो। अगर जवाब देना है तो फिर चीज़ों को सीखना पड़ेगा, हमने आपको बताया कैसे होता है। रेक्टेंगल में भी कराया था और यहाँ भी वही कराया। ठीक है? फिर इसके बाद हमने क्या करा है, फिर हमने ये बताया कि अगर मिड पॉइंट से ये यहाँ पर ये मिड पॉइंट को मिला दिया और ऐसे डायगोनल खींच दिया तो डायगोनल 3 बराबर हिस्सों में बढ़ जाता है। सिंपल सी बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। क्या कोई रॉकेट साइंस नहीं, सिंपल सी बात बताई है मैंने बेटा, ठीक है? चलिए, नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई 2 छोटे-छोटे कॉन्सेप्ट्स और बचे हुए उनको भी करा देते हैं। जैसे मान लो हमारे पास एक स्क्वायर है और स्क्वायर के अंदर मैंने बना दिया सर्कल, ठीक है? स्क्वायर के अंदर क्या बना दिया? ये रहा एक स्क्वायर, स्क्वायर का नाम दे देते हैं ए बी सी डी, साइड ए और साइड अंदर जो सर्कल बनाया है उसकी रेडियस मान लेते हैं स्मॉलर। अगर इधर रेडियस स्मॉलर है तो इधर भी रेडियस स्मॉलर। पूरी लेंथ कितनी होगी 2r और ये बराबर है a के, तो r का मान कितना? क्लियर है मेरी बात? अब क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हमारा जो सर्कल है स्क्वायर के बाहर बने? ऐसा भी तो हो सकता है, नहीं हो सकता क्या? बिल्कुल हो सकता है, ठीक है? मान लेते हैं ये हमारे पास ए बी सी डी स्क्वायर है और सर्कल बाहर है। सर्कल की रेडियस यहाँ से यहाँ तक कैपिटल आर मान लेते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक भी कितना हो जाएगा? कैपिटल आर। और ये हमारा विकर्ण है, ये हमारा क्या है? विकर्ण है। तो आप देख रहे हो कि 2r की वैल्यू किसके बराबर है? विकर्ण के बराबर। और विकर्ण कैसे निकलता है? तो विकर्ण होता है √2 इंटू ए होता है। तो यहाँ से अगर r की वैल्यू निकालना चाहें तो √2 इंटू ए अपॉन में 2। √2 से 2 कट गया तो ये आ गया a/2। a/√2। ये बिल्कुल बेसिक सी बात है, ये सबको आता है, इसमें कोई नया नहीं है। नोट कर लीजिए। हाँ, कुछ नया नहीं है इसमें, बिल्कुल बेसिक सी बातें हैं भैया। तो आप लिख लीजिए, फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं।
तो स्क्वायर में जो भी बिल्कुल बेसिक बातें थी, वो मैंने आपको करा दी हैं, ठीक है? स्क्वायर में जो-जो चीज़ें बन सकती हैं, वो मैंने कराया आपको। स्क्वायर के बाद अगला जो टॉपिक होने वाला है पैरेललोग्राम, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान देना, है ना? पैरेललोग्राम बहुत क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो पैरेललोग्राम से रिलेटेड चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक पढ़ते रहिए और हाँ, पिछली क्लासेस ज़रूर देख लेना, तभी आपको आगे की बातें समझ में आएँगी, नहीं तो फिर हवा में जाएगा, ठीक है? चलिए, जय हिंद।